चलो इधर देखो, जिसका इसका हो गया है, ठीक है। आप भी अमीन वाले हो ना, आपका भी इंग्लिश का टेस्ट है आज, ठीक है, सबका आपके लिए भी काम आ जाएगा। अभी हम लोग ना मेंस टेस्ट जो हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए है। सिर्फ मेंस में दो चीज़ें अलग होती है, आंसर राइटिंग और सॉरी आंसर पैसेज और प्रेसी राइटिंग। बाकी सभी एग्ज़ाम में कॉमन होता है इंग्लिश, फैक्चुअली है, आप भी जानते हो। बस पैटर्न क्या है, मेंस में लिखने का होता है और व्यापम के एग्जाम में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज ही पूछे जाते हैं आपसे। और ये पेपर होता है स्कोरिंग। अगर आप समझते हो कि 50 में अगर यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश, इसकी वजह से कई लोगों का सिलेक्शन रुका हुआ है, उसमें एक मैं भी हूँ, ठीक है, CGPSC में आपका एक स्कोरिंग है यहाँ पे, आप समझ लो। कई लोगों को क्या होता है कि इसमें 10 से 15 नंबर आता है, यहाँ पे आप यहाँ से आपका 15 से 20 नंबर कम हो जाता है इसी पेपर से। एक ये है, एक मैथ्स है, ठीक है। और एक होता है अभी नया पैटर्न आ गया है पेपर 4 में, पार्ट 1 साइंस, सबका नंबर कम कर रहा है। तो ये जो है नंबर कम करने वाला दूसरा पेपर है। पहला तो हमने बता दिया था, कौन सा, मैथ्स, है दूसरा इंग्लिश, ठीक है। इस पे हम लोग को वर्क करना है। मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस, इसका भी प्रैक्टिस ही है। इसमें आपको कोई रटने वाला चीज़, रटना क्या है वो मैं बताऊंगा। पहले बात हम लोग देख लेते हैं कि मेंस में अभी तक के क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, या फिर व्यापम हो या PSC हो। प्रीवियसली बोलने का मतलब व्यापम के जितने एग्जाम थे और PSC में से कोई एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रीलिम्स में सॉरी इंग्लिश आता हो, ठीक है, उस पहले हम लोग देख रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सब जानते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सब आते हैं ना, लगभग 7 से 8 आते हैं। तो ऑल ग्रामर्स, जितने भी उसमें ग्रामर आते हैं, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वो सारे आते हैं। तो ये आपको पढ़ना ही है, ऑल ग्रामर्स, ठीक है। इसमें स्पेशली मेंस में देख लो, नाउन में क्या है आपका पूछता है, खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं हिंदी में, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर कॉमन नाउन से कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बाकी सब जानते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और हिंदी में होता है निजवाचक। तो हमको सिर्फ ना मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, मेंस वालों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी ना एब्स्ट्रैक्ट को ही बुझाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा भाव है कौन सा है नहीं, ठीक है। तो यहीं पे कंफ्यूज होता है और एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो गए, उसी को बार बार पूछता है वो, ठीक है। अभी तक का PYQ आप देख लेंगे। नेक्स्ट जब भी इंग्लिश का क्लास होगा मेगा, उसमें हम पुराने क्वेश्चन को एनालिसिस बताएंगे। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और क्या पढ़ना चाहिए और किस कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अभी तक का क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तक नाउन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। प्रोनाउन में सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन 10 से 11 होते हैं, ठीक है, हिंदी में 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है मेंस में, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखना जाके एग्जाम में हर साल PYQ सॉल्व करोगे ना, उसमें 2 ही प्रोनाउन मिलेगा, पर्सनल और रिलेटिव, ठीक है, हु विच दैट वाला, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिव सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब्स में क्या आता है, फ्रेजल वर्ब्स आता है, ठीक है। ये मैं ग्रामर से बता रहा हूँ। आते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब भी आते हैं, लेकिन वो किस में पूछ देता है, वॉइस में, या अलग से डू ए डायरेक्टेड करके आता है, उससे पूछ देता है, कुछ भी पूछ सकता है डू ए डायरेक्टेड में, खास करके ग्रामर पूछा जाता है। तो ये दोनों चीजें, 3 चीज बताया हूँ, यही सिर्फ दिखेगा। वर्ब में क्या दिखेगा, फ्रेजल वर्ब, नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये चीजें ग्रामर में इंपॉर्टेंट है, यहाँ को आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं। अगर नाउन पढ़ोगे तो एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउंस जितने आते हैं उसको रटना है, PYQ लगा कर देखना, ठीक है। प्रोनाउन में पर्सनल और रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना, वर्ब पढ़ोगे तो फ्रेजल वर्ब पढ़ना, और एडजेक्टिव एडवर्ब को तो पढ़ना ही है। वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है वॉइस। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में, या तो वो प्रीलिम्स हो या व्यापम हो, ठीक है, या मेंस हो, ठीक। वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में पैसिव को एक्टिव में देगा, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, और एक्टिव को पैसिव देगा। इसके अलावा व्यापम में एक नरेशन आता है जो हमारे CGPSC में नहीं है, ठीक है। तो वॉइस में 2 तरीके होता है, एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना, ठीक है। ये आपका लगभग 4 नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है, कभी कभार 2 नंबर का ही पूछ जाता है, जनरली 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 4 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये भी फिक्स है,
मेंस में तो फिक्स है प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ठीक है। व्यापक के एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन, 2 नंबर का लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स सिनोनिम्स। अब देखो इसका कोई माई बाप नहीं है, हाँ कितना भी रट लो, आपका नॉलेज या आपका वोकैब स्ट्रांग होगा। वोकैब अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं ला सकते, ठीक है। लाखों एंटोनिम सिनोनिम्स है, तो इसके ऊपर मेहनत अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहो तो रोज 10-10 एंटोनिम सिनोनिम्स उससे रिलेटेड पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा, 10-10 रट लोगे तो व्यापक के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन रहता है, और मेंस में क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता तो आप एंटोनिम सिनोनिम्स लिख ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो एंटोनिम सिनोनिम्स मेहनत करने से अच्छा है कि आप वॉइस पे मेहनत करो, ठीक है, ग्रामर पे मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर गेन होगा, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा है, और नंबर कितने का आता है, सिर्फ 2 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए आप पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेस्ट ना करके इसको ना आप रोज के आदत हैबिट डालो, कि जैसे मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, वैसे मेरे को रोज 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स रटना है, ठीक है। या तो आए हुए हो कोई एग्जाम में, व्यापम में, पीएससी में, और कोई भी अदर एग्जाम में आए हुए हो, वैसे ही क्वेश्चन रट लो। या फिर आपके पास कोई ऐसा होगा बुक, जैसे मैंने 2 बुक सजेस्ट किया हुआ यहाँ पे। स्पीडी पब्लिकेशन का बहुत पतला सा बुक आता है, मार्केट में आप जाना 50-60 रुपये का जो भी बुक होगा, स्पीडी पब्लिकेशन, अभी तक मैं जितना पढ़ा हूँ इसी से पढ़ा हूँ। और फिर नेक्स्ट है लेवल का है लूसेंट इंग्लिश। लूसेंट का इंग्लिश आता है परफेक्ट कंपनी का, तो इसका आप पढ़ सकते हो, ये सभी एग्जाम के लिए है। पर अगर मेंस के लिए सिर्फ पढ़ना चाहो तो स्पीडी पब्लिकेशन का इंग्लिश का बुक आता है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। पतली सी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझाया गया है, तो ज़्यादा आपको ईजिली होगा समझ में आने में। और पतला सा बुक है, जल्दी भी हो भी जाता है, जितना इसमें दिया हुआ है उतना इनफ है आपके एग्जाम निकालने के लिए। 25 से 30 नंबर ईजिली आ जाता है, ठीक है, इस बुक से, ठीक है। बाकी आगे एडवांस के लिए लूसेंट इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, इनडायरेक्टली पूछता है, 1 से 2 नंबर आता है, जैसे कि पॉजिटिव से, कंपेरेटिव से, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा क्वेश्चन ना पूछा अलग से नहीं पूछता है, पर ये आपका किसे पूछेगा, डू ए डायरेक्टेड में, या ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको करेक्शन करने के लिए देगा। वहाँ पे जैसे कि मोर और सुपरलेटिव डिग्री एक साथ रहेगा, मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री, तो एक साथ मोस्ट और सुपरलेटिव नहीं आता, ठीक है, समझ रहे हो ना। मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं होता, स्मार्टेस्ट हो सकता है, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, ठीक है। मोस्ट और मतलब ईएसटी और आपका मोस्ट एक साथ नहीं आते, तो इस तरीके के किसमें देते हैं, करेक्शन देते हैं। और वो अलग से नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है। इनडायरेक्टली आपसे पूछेगा डिग्री, अलग से डिग्री नहीं आएगा, और वो किस जगह करेक्शन में पूछ देगा, या सेंटेंस करेक्शन हो ना, या स्पेलिंग करेक्शन लिख के दे देगा। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल ये फिक्स होता है, ए इन द, ठीक है। इसके अलावा सबसे खतरनाक होता है नो आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। आप सोचोगे इसमें ए एन द लगा दूंगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्शन या ओमिशन ऑफ आर्टिकल इसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ। ए एन द से ज़्यादा पढ़ना क्या है कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, और ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव दे रहे हो या सब्जेक्टिव, ठीक है। ये जानबूझ के वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ए एन द ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आपसे लिखा नहीं रहेगा, आपको वहाँ पे पढ़ना है तो आप वहाँ पे छांट सकते हो या समझ सकते हो। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आता है और ए इन द रहता है वहाँ पे, तो आप सामने वाले को ही लगेगा नॉन ऑफ द अबव रहे, फिर ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को, इसका कुछ रूल है, ट्रिक है, उसको आप देख लेना, ठीक है, इस बुक में दिया हुआ है, बहुत हिंदी में समझाया है ए इन द। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल जरूर पढ़ना, जहाँ पे भी अपवाद है। आप ये चीज़ समझना, जो आपको आता होगा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, जो आपको आता होगा ना एंड में वो नहीं पूछेगा। बहुत एकदम रेयर चांस होगा, लड्डू क्वेश्चन होंगे, वो सबसे क्वेश्चन बनाना होगा तो दे देगा, पर एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ पे गलत कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे आप गलत कर सकते हो, उसी को देगा वो, ठीक है। आप देखना एकदम इजी क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते भी हैं तो सबके लिए इजी जाता है, फिर कटअप भी हो जाता है 91.5, देखो ना आबकारी आरक्षक में। तो आर्टिकल में आपका ए इन द, ठीक है। इसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है वो पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेंस, ठीक है। टेंस भी कहाँ आता है, स्पेलिंग करेक्शन में, सॉरी स्पेलिंग और सेंटेंस करेक्शन में। अलग से टेंस नहीं पूछता, पर पूछता है तो पूछेगा, और अगर नहीं पूछेगा तो सेंटेंस करेक्शन पूछेगा। देखना टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, और टेंस में वाला नहीं आता जिसमें हैज, हैव, ये सब वाला,
ये स्पेशल टेंस पूछा जाता है कि टेंस का यूज कहाँ होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और ये सिर्फ आपको स्पीडी या लूसेंट में आपको मिलेगा। टेंस के यूजेस वो नहीं पूछेगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, ये सब लगाना। ये पूछेगा टेंस का यूज, जैसे सिंस और फॉर, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन लिख देगा, मैं 4 बजे आऊंगा, तो कौन से 4 बजे? जैसे मैं बोलता हूँ आज 4 बजे मैं आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है, फिक्स टाइम है कि नहीं है? अब मैं बोलूँगा मैं आप लोगों की क्लास लूँगा, कब लूँगा? टेस्ट है आज, आज टेस्ट है, बोल दिया टेस्ट है इंग्लिश का, कब है बोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछे ना कब है, कोई फिक्स टाइम है नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? जनरली फॉर लगाते हैं। तो वही चीज़ है, ये सब इससे पूछता है, तो वो सेंटेंस करेक्शन पूछता है और टेंस का क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्टली आप देखना टेंस का क्वेश्चन आता है, जैसे हैबिट से, किसी की आदत है आपको, ठीक है। जैसे मेरा एक स्टेटस है कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन से वहाँ पे आते हैं एग्जाम में, और आपको लगेगा कि तो जनरल सेंटेंस है, लेकिन वो टेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो टेंस से क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर का, हर बार देखना, इस बार भी आया था, ठीक। इसके बाद अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस जम्बल्ड फॉर्म में रहेंगे, सब सही रहेगा, आपको सिर्फ अरेंज करना है। देता है ना ऐसे स्लैश स्लैश करके, और 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जम्बल्ड फॉर्म में होंगे, हर साल आता है वो। ये कब आपका स्ट्रांग होगा? जब आपका सारा ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा, सारा ग्रामर आपने पढ़ लिया, तो ये ऑलरेडी आप क्या करना है? जमाना है। किसके आधार पर? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आधार पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में यही होता है ना। फिर एक्स्ट्रा सब सेंटेंस होते हैं आगे, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इस टाइप का कुछ भी, सिंस, फॉर। तो मेन चीज़ क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब तक ये आप पहचानने नहीं आएगा, आप सेंटेंस जमा नहीं सकते। जैसे कि शी के बाद इज आएगा या एम आएगा कि आर आएगा, या आपको पता चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही या शी होगा, वर्ब कुछ होगा, ऑब्जेक्ट कुछ होगा, ठीक है। तो अरेंज द सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। जब ग्रामर अच्छा होगा तो इस आधार पर आप जमा सकते हो। जैसे राम आम खाता है, ठीक है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। खाना क्या है? क्रिया, ठीक है। हिंदी में अलग चलता है, इंग्लिश में अलग होता है ना। तो खाना उसका क्रिया है और आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो इंग्लिश में क्या चलता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जमाने आता होगा, तो आप अरेंज द सेंटेंसेस कर सकते हो। ये वहाँ पे सिर्फ जमाना ही होता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस का। तो ये आपका 2 नंबर 3 नंबर का आता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बताया एंटोनिम सिनोनिम्स लाखों हैं, वैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्या है? हजारों लाखों में है। वन वर्ड्स के लिए भी क्या करना है आपको? रोज 5 से 10 रटना है, ठीक है। जैसे कि जो रोज सोता है या दिन भर सोए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम्स आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, रटना ही है, और रटने वाला चीज़ है। और यहाँ पे 1 से 2 नंबर का आता है, और ये इसमें आपका एफर्ट ज़्यादा है और मार्क्स कम है। 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, और 2 नंबर का या 4 नंबर का, और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा कोशिश करो कि अभी पास टाइम है 1 महीना, क्योंकि नवंबर से क्या आएगा? प्रीलिम्स। उस समय आप प्रीलिम्स पढ़ोगे, मेंस तो पढ़ोगे नहीं, इसीलिए अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो। और अगर अमीन पटवारी का एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें इंग्लिश 10 नंबर का आना है, तो वहाँ तो दिसंबर में है एग्जाम, तो अभी आपके पास अक्टूबर और नवंबर 2 महीना टाइम है। तो इसको कर सकते हो, आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा, और उधर वहाँ के इंग्लिश तैयार कर रहे हो तो उसमें भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है? रोज करने वाला है, इसको ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ के आप जा सकते हो, रोज 10 रटो, ज़्यादा नहीं। करेक्ट द सेंटेंसेस, ये भी आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा तो आप करेक्ट कर सकते हो। और स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए 10 रूल्स दिए हुए हैं स्पीडी में, ठीक है। जैसे एक रूल्स इसमें दिया हुआ है, बता दे रहा हूँ, जो उसमें लिखा हुआ नहीं है। हमेशा 2 वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट का स्क्वायर होगा, ये मैं मैथ्स वाला से निकाला हूँ, ठीक है। हमेशा देखना कहीं भी ना 2 वोवेल होगा, जैसे एकोमोडेशन, ACCOMO है ना, जहाँ भी होगा वो गलत रहेगा। तो आप हमेशा देखना कि वोवेल है क्या, AEIOU में से कोई भी हो, यहाँ पे बीच में अगर कॉन्सोनेंट है तो डबल हो जाएगा। जैसे देखो, ये क्या है? वोवेल है। ये क्या है? वोवेल है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो अगर वहाँ पे ACOM ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि वोवेल है, और बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट है, मतलब डबल सी होगा यहाँ पे, ठीक है, जब इस स्पेलिंग करेक्शन देगा। इस तरीके की चीज़ कहाँ दिया हुआ है? आपको स्पीडी में 10 रूल्स या 12 रूल्स दिए हुए हैं,
स्पेलिंग करेक्शन के, ठीक है, जहाँ पे सी के बाद ई आई होता है, या जैसे अचीव, कंसीव, आई के बाद सी एच के बाद आई ई होता है, तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें कुछ रूल है, उस रूल को रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सी एच के बाद आई होगा या सी के बाद ई आई होगा, ठीक, वो उसमें दिया हुआ है। तो वैसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि दो वोवल के बीच में क्या आता है, हमेशा कॉन्सोनेंट का स्क्वायर आता है। तो ये है स्पेलिंग मिस्टेक्स। इस तरीके के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं और ये ईजी होता है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जैसे मैथ्स है वैसे इसका भी, इसको रोज प्रैक्टिस करना है, और इसमें दिया हुआ है लगभग, ठीक है, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो बात है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें दे देंगे, ग्रामर को, ग्रामर से कुछ भी आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में ए एंड द भी आ जाता है, अलग से ये मैं लिख दिया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, और ग्रामर का भी दे देगा, जैसे कि ब्रेव लिख देगा और उसको बोलेगा कि एडवर्ब या वर्ब फॉर्म लिखो आप, ठीक है, करेक्ट करके। नेक्स्ट है आपका मीन्स में जो अलग होता है व्यापम से, वो होता है अनसीन पैसेज और प्रेसी राइटिंग, जो 6-6 नंबर का आता है, ठीक है। और अनसीन पैसेज तो सबसे बोनस पॉइंट होता है, उसी में खोज के उसी का लिखना है आंसर, ठीक है। और एक आता है सुटेबल टाइटल प्रेसी राइटिंग में। सुटेबल टाइटल में 1 मार्क्स का होता है और 5 मार्क्स का उसका प्रेसी राइटिंग। और हमेशा बोला हूँ प्रेसी राइटिंग क्या होना चाहिए, 1/3 में होना चाहिए, हिंदी में बताया था। सेम इंग्लिश में वही लागू होता है कि प्रेसी राइटिंग जितने सब वर्ड्स दिए हुए हैं उसका 1/3 में हमको लिखना है, और साथ ही साथ एक सुटेबल टाइटल देखना है, तो टाइटल उसी में छुपा होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये आपका इंग्लिश का पेपर था जो टेस्ट हुआ था, उसमें आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है वॉइस से, ठीक है। 2 क्वेश्चन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव है, और यहाँ पे पैसिव से एक्टिव है, लगभग 4 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है, वॉइस से। फिर आता फिल द ब्लैंक्स, जो मैं बोल रहा था, ये है डिग्री से, जैसे कि फैट, फैट में क्या होगा, फैटर एंड फैटर, तो कभी भी एंड लगता है तो हमेशा क्या होता है, कंपैरेटिव होता है। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, जब आप पढ़ोगे वर्ब में मिलेगा, ठीक है, डिग्री। तो फैट दिया हुआ है, तो इसका आप पूछ रहा है कि कौन सा डिग्री यूज होगा, तो कभी भी अगर उसमें लिखा होगा एंड जब लगता है तो दोनों डिग्री कंपेरिजन सेम होता है। तो ये अगर यहाँ पे ईयर होगा तो यहाँ पे भी ईयर होगा, ठीक है। रिंकू इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, ठीक है, रिंकू दिन पर दिन क्या होता है, मोटा होता जा रहा है, फैटर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है ये भी वर्ब से दिया हुआ है 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शंस, सॉरी कनेक्टर्स ऑफ गिविंग ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको जोड़ना है, तो ये क्या आपका कंजक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी जो जोड़ने वाला होगा वो क्या होगा, कंजक्शन होगा, और बाकी क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो एक कंजक्शन है, बट से जोड़ना है, ये 2 सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे हमेशा एल्दो के बाद क्या आता है, येट आता है, ठीक है। तो ये कंजक्शन से क्वेश्चन है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन से, देखो प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे ऑन लगेगा, फॉर लगेगा, टू लगेगा, ये सब चाहे उसमें रूल्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ पे आपको वर्क करना है, हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन कंजक्शन 3, 2, 5 नंबर का है, तो 4 से 5 नंबर का एग्जाम आ रहा है, मतलब आपको प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ना है। एंटोनिम्स एंड नेम्स 1 से 2 नंबर का आएगा, और एफर्ट लगाओगे नहीं बनेगा, तो उससे अच्छा क्या है, रोज 10-10 रटो, बन गया ठीक, नहीं बन गया तो नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एग्जाम में सही होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना, कुछ रूल्स हैं उसी को पढ़ना रहता है, उससे बन जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में वही है, वो भी प्रोनाउंस से दिया हुआ है, ठीक है। प्रोनाउंस में पढ़ोगे, बताया हूँ 2 प्रोनाउंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। देखो विच लगा है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, हर सेल्फ पर्सनल प्रोनाउंस। तो ऐसे कोई कुछ प्रोनाउंस से 2-3 प्रोनाउंस से ज़्यादा पूछा जाता है। PYQ लगा कर देखना कि कौन से प्रोनाउंस को ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। वो जो मैं एक PDF डालूंगा अभी आपके ग्रुप में, वो सारे सब्जेक्ट का है, पेपर 1 से 7 तक, उनको दे देंगे पीछे बैठ। फिर नेक्स्ट है री राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सिनोनिम्स का अगर आपको पता होगा तो लिख पाओगे। अगर एग्जाम में देखो क्या होता है कि पूछता है कि 1 केवल 1 लिखना है, तो मैं बताया हूँ कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी लिखोगे आप पहला सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है यहाँ तक, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिया हुआ है 4-5 लिख दिए एक लाइन से, ठीक है, और जो पहला सही नहीं है और बाकी सब इधर का सही है, ठीक है। तो चेकर का अगर दिमाग खराब हुआ तो पहला गलत है, मतलब गलत, आपको 1 नंबर नहीं देगा। आप 5-10 क्यों लिख दो, तो पहला आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये करना कि पहला आपका सही होना चाहिए, बाकी आप 8-10 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखो कितना नंबर का है, ये 3 मार्क्स का दिया हुआ है, हालांकि 3 मार्क्स का आता नहीं है, 1 से 2 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। फिर एंटोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है,
दो दो नंबर का आता है एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट वही देखो बोला, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है और केवल आपको जमाना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज नो अदर वर्क टुडे, तो ऐसे छोटे वाले तो जमा लोगे आसानी से। जब बड़ा सेंटेंस आता है उसके लिए प्रैक्टिस करना है आपको। ये फेज 1 था आपका, इसलिए इस तरीके का इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। लोग 50 में 48 46 ले आए हैं, ठीक है। अगले बार से नहीं मिलेगा, ठीक, ये प्रैक्टिस के लिए था। ऑनलाइन वाले तो 50 में लगता है 49 भी ले आए हैं शायद। तो रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जमाना होता है। और ये इजी होता है, बहुत इजी होता है, एक बोनस है आपके लिए। मतलब आपको सिर्फ देख के आपको जमाना है। आजकल क्या करते हैं, लंबा लंबा सेंटेंस दे देता है, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। उसमें प्रीपोजिशन कंजक्शन सब जोड़ता है। तो आपका ग्रामर अगर स्ट्रांग होगा ना तो ये सब बन जाएगा कि कहाँ पे प्रीपोजिशन है, कहाँ पे कंजक्शन आएगा, ठीक है। 2 सेंटेंस दिए रहेंगे, बीच में बट एंड दे रहेगा, तो आप समझ लो कंजक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, लगभग कितने नंबर का आया है, 3 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। फिर इडम्स एंड फ्रेजेस, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये रटने वाला है, ठीक है। इडम्स एंड फ्रेजेस, एप्पल्स ऑफ वंस आई, वेरी लवली पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब समझना है, एप्पल्स ऑफ वन आई, ठीक है। तो इसका सेंस समझना है, सेंस समझ लोगे फिर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना देना है, ठीक है। माई मदर इज द एप्पल ऑफ माई आईज। तो एडम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कहावत या मुहावरे, ठीक है, समझ गए ना। जैसे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, होता है ना। इसका मतलब क्या समझते हो, ऐसी चीज़ों को प्रदर्शन करना जहाँ पे कोई देखने वाला ही ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे टॉप कर दो, ठीक है। CGPSC में टॉप नहीं किए तो कौन देख रहा है, पूछने वाला है क्या, किसी होटल में टेस्ट में टॉप किए हो, कोई पूछतेगा, नहीं पूछेगा। आप छत्तीसगढ़ किसी भी इंस्टीट्यूट में टॉप कर दो, CGPSC में कोई उसकी वैल्यू है, नहीं है ना। आप CGPSC में टॉप करो, पूरे छत्तीसगढ़ में उसकी वैल्यू है, इसलिए, ठीक है। तो ये इसका सेंस समझना है, सेंस समझने का उसका मीनिंग लिख दो अपने, कोई जरूरी नहीं किताबी बुकिश लैंग्वेज हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, नंबर मिलता है, ठीक है, नंबर मिलता है और उसको वर्ड में बना देना है। ये भी है क्या है, रटने वाला बोल नहीं सकते, इसको समझने वाला चीज़ है, एडम्स एंड फ्रेजेस। और 2 से 3 नंबर का हर साल आता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर का हर साल आता है। नेक्स्ट है आपका गिव 1 वर्ड्स, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिया, रटने वाला है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे दैट विच कैन बी मूव्ड, जिसको हमें इसको मूव किया जा सके, तो मूवेबल, ठीक है। ये भी अपने से लिखा हुआ है, यानी कि तुमको बुक से लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडर्न सर खुद से बनाया गया है। एंड अ पेपर रिटन बाई हैंड, एक ऐसा पेपर जिसको हाथ से लिखा गया, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। दैट विच कैन बी डिफीटेड, नॉट बी डिफीटेड, इसको नहीं हरा सकते, इनविंसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे, जो मैं बुक बता रहा हूँ उसमें दिया हुआ है, और ऑलरेडी वहाँ से कई क्वेश्चन आए भी हुए हैं एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। तो करेक्ट करना है यहाँ पे बस सेंटेंस को, ठीक है। जैसे इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। अब देखो इफ ही विल कम हियर, मैंने अभी देखा नहीं है इसका आंसर, जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल, और यहाँ भी क्या लिखा है, विल। यदि वह मेरे पास आएगा मैं उसकी हेल्प करूंगा, दोनों फ्यूचर में, एक साथ दोनों टेंस फ्यूचर में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए इफ ही कम्स हियर, यहाँ पे एस हो जाएगा, यदि वह आएगा, यदि वह आता है तब मैं उसकी हेल्प करूंगा, है ना। तो साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे विल दोनों जगह लगा हुआ है, एक साथ 2 टेंस फ्यूचर में नहीं हो सकते, ठीक है। वैसे देखो ही डज नॉट वर्क्स इन बिलासपुर, ठीक है। तो ही डू नॉट, ही के साथ डू नहीं होगा, ही के साथ क्या आएगा, डज होगा। तो ये सब कब समझोगे आप, ये टेंस का क्वेश्चन है, ये टेंस है ना। और कहाँ दिया हुआ है आपके, करेक्ट द सेंटेंस में। तो 10 से 5-10 में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, टेंस का क्वेश्चन है, ये भी टेंस, ये भी टेंस, ये भी टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे टेंस के क्वेश्चन है, कहाँ आ रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन में आ रहे हैं ना। स्पेलिंग करेक्शन बता दिया हूँ, स्पेलिंग करेक्शन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका बता दे रहा हूँ, मिसलिनियस में यहाँ पे डबल एल होगा। अब मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हमेशा वोवेल के बीच में क्या होता है, कॉन्सोनेंट का स्क्वायर होता है। कुछ अपवाद है जिसमें नहीं लगता है, पर यहाँ पे देखो ई और ए है,
ई और ए है, दोनों क्या है, वोवेल है, बीच में क्या होगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल एल आया, और ये क्या था, मिस्टेक था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इजी आप पकड़ सकते हो एग्जाम में। ये कहाँ आएगा, उस बुक में मिल जाएगा, 10 से 15 रूल है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे वर्ब्स के फॉर्म आपको दिए हुए हैं, आपको भरना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये बी का फॉर्म है, और ये बॉयल और लीव, इसमें से आपको कौन सा फॉर्म आएगा। बी के फॉर्म में क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारे बी के ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयल में एस लग रहा है, यानी कि आपका प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री में खौलता है। ठीक है, जैसे सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, पश्चिम से निकलता नहीं है, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको टेंस मिलेगी, भी टेंस है, टेंस के यूजेस है। ठीक है, और कहाँ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो टेंस ही ना 10-15 में क्वेश्चन आ जाता है, और हमको लगता है कि अलग से क्वेश्चन है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, वर्ब्स के फॉर्म है, पर वो टेंस में भी पूछा गया है। मतलब टेंस के क्वेश्चन का देखो, टेंस के यूजेस हैं, तो हमेशा जो यूनिवर्सल ट्रस्ट होता है वो हमेशा किस में होता है, वो सिंपल में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें क्या है, ये समझने वाली चीज़ें, इसको आप समझ लोगे तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो व्यापम हो या पीएससी। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये क्वेश्चन इसको पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ना है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, इससे क्या होगा, समय कम लगता है। कई लोग क्या बताएंगे आपको कि पहले इसको पढ़ो 3 बार, क्या बोलते हैं ना, तो 3 बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन देखो, फिर समझ। मैं बोलता हूँ 3 बार पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, 3 बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इसको पढ़ो। इससे क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें कुछ सेंटेंस उससे रिलेटेड मिलते जुलते दिखेंगे आपको। ठीक है, फिर वहां पे टिक लगा लो। मान लो मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और कभी भी कॉपी में टिक लगाना है, मीन्स की जो कॉपी होती है, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चन छपे रहता है। मान लो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, और यहाँ तक मैंने क्या लिख दिया, एक, यानी मेरे पहले क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन देख लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लगा लिया, ये 2, ये मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इससे क्या हुआ, आपका समय बचा। ठीक है, बस आप देख लिए, पेपर रखो सामने और छाप दो। ठीक है, समझ में आया, पहले क्वेश्चन पढ़ना, पहले थ्योरी नहीं पढ़ना। फिर नेक्स्ट है प्रेसी राइटिंग है, इसमें एक सूटेबल टाइटल दिया हुआ होता है। तो सूटेबल टाइटल के लिए क्या करना है, पहले ये कितने शब्दों में है इसको पहले गिनना है, एक लाइन गिनना, सब नहीं गिनना, मैं बताया था हिंदी में भी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, अब मान लो 22 है, अब मैं इसको मोटा मोटी 20 मान लेता हूँ, क्योंकि एकदम एज इट इज वहाँ पे मैथ्स काउंट नहीं करना है कि वर्ड्स को, मोटा मोटी मैं इसको क्या चाहता हूँ, 20। अब लाइन कितने हैं, एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन है, तो 20 इंटू 11, 11 देना कितना हो गया, 220। इसका डिवाइड कितने से करूँगा, 3 से। ठीक है, 3 7 21, ठीक है, 210 आ जाएगा, 7 21, अच्छा 10, 3 3 9, लगभग 73 वर्ड्स में आपको लिखना है। 73 आपको 80 वर्ड्स ले सकते हो मोटा मोटी। ठीक है, एकदम ये नहीं बोलोगे एज इट इज पूरा पूरा एक एक लाइन। कई लोग क्या करते हैं, पूरे वर्ड को गिन के काउंट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, इतना समय नहीं है आपके पास। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है, समय बचाना है, सर ऐसा कर लो, मोटा मोटी एक लाइन गिनो, लाइन को काउंट करो और 3 से डिवाइड कर दो। 73 है, आपको मोटा मोटी कितना लिखना है, 80 वर्ड्स में। ठीक है, अब जनरली अगर कोई अच्छा लिखता होगा, अपना सबको पता होता है कि मेरे एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, जैसे मेरे एक लाइन में 10 आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 80 है, मेरे पास 8 लाइन है। ठीक है, 80 है तो 8 लाइन है, क्योंकि आप मान लो आपका एक लाइन में 10 या 12 जाता हो, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गया। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना होता है, कितना एक लाइन में आप देख लिखते कितना लिखते हो इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो पुराना पैटर्न था, उस पैटर्न में देखो जो लंबा वाला कॉपी होता है A4 वाला, उसमें कितना जा रहा है, जनरली 10 ही आता होगा इसका, 8 9 10, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो आपके पास पता है कि 80 वर्ड्स में लिखना है, तो हमारे पास कितना लाइन है, 8 लाइन। 8 लाइन लिखना है, भले ही लाइन वहाँ पे 50 दिया हुआ हो, लेकिन आपको उतना ही में कंप्लीट करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सुटेबल टाइटल लिखोगे, और टाइटल क्या होता है, इसी में छुपा होता है। ठीक है, टाइटल क्या छुपा होता है, बार बार वही शब्द मिलेगा, जो आप पढ़ोगे ना बार बार वही शब्द मिलेगा। जैसे इसका सुटेबल टाइटल क्या है, नेशन एवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, आपको जरूरी कि यही चीज लिखना है, आपको जो चीज इसमें बेस्ट लगा आप अपने से बना सकते हो, जो आपको बेस्ट लगा इसका टाइटल। ठीक है, या फिर जो चीज देखना इसमें क्या चीज छुपा हुआ है, बार बार वही शब्द मिलेगा आपको। जैसे कि एम्पावरमेंट शब्द होगा, वो बार बार दिखेगा आपको, 5-6 बार मिल गया, मतलब उसका वही टाइटल है। ठीक है, समझ में आया। तो सुटेबल टाइटल 1 नंबर का होता है और वो इसी में छुपा होता है। 1 नंबर इसी मिल गया। प्रेसी राइटिंग के लिए क्या करना है, इसी के चीज़ों को निकाल करके, मूल भावना समझ करके और उसी में लिखना है। जैसे कुछ आप शुरुआत कर सकते हो, इट इज राइटली सेड दैट, पीपल राइटली सेड दैट, ऐसे करके कुछ भी शुरुआत कर सकते हो अपना, और वहाँ पे आप इसमें से कुछ चीज़ें निकाल करके और कुछ बना करके आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं किसी को उठा के छाप देना। कल क्या करते हैं, 4 लाइन छोड़ दिए ऊपर, 4 लाइन छोड़ दिए, बीच को उठाए और छाप दिए। ठीक है, तो जो टेस्ट चेक करने वाला होगा आपका कॉपी, वो भी ऐसी करेगा कि ऊपर का 4 नंबर हटा देगा, ये 4 नंबर हटा देगा, बीच का 1 नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये गलती दोबारा नहीं करना है। ठीक है, सुटेबल टाइटल आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि उसी में छुपा होता है। अब प्रेसी में नंबर कम आता है, क्यों नहीं आता है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते। ये तो बन जाएगा मेरे से, इसी में देख के लिख दूंगा। ठीक है 2 लाइन यहाँ का और 2 लाइन यहाँ का, 4 लाइन हो गया, चल, है ना। 90% लोग यही करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई बुक नहीं आता, न से कोई प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, तो आपका क्या करना है, पीवाईक्यू 12 साल के पीवाईक्यू आपके पास है, उसको सॉल्व कर लो। आए हुए क्वेश्चंस टेस्ट में तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि ये आपका है। देखो ये कितने नंबर का आता है, 5-6 नंबर का आता है ना, 6 मार्क्स, और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 नंबर को आपको बिना पढ़े जाना है, और तैयारी कितने करना है, केवल 38 मार्क्स। 38 मार्क्स तैयारी करना है। और इंग्लिश में कम से कम आपका कितना आना चाहिए, 25 से 30 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। मैं कम बोल रहा हूँ, 40 प्लस जो ला सकते हैं। 25 से 30 अगर आपका आता है तो आपका सेकंड क्लास पोस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेकंड क्लास पोस्ट का कम से कम 25 से 30 मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो आप समझ लो कि आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए बने हो, क्योंकि ये यहाँ से 10 से 15 नंबर रुक जाता है। मेरा अभी तक का कहीं भी एग्ज़ाम में कोई यहाँ में 9 नंबर आया, कोई में 10, कोई में 15। अगर इसी पेपर में मेरा अगर 25 प्लस होता, ठीक है, और मैथ्स में भी 5-10 नंबर एक्स्ट्रा होता, तो आज मैं पोस्ट में होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर रोक रहा है ना मेरे को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 9, 10, 15 ऐसा नंबर आया हुआ है, 5 बार मेंस दिला हुआ है। हर बार क्या होता है, यही 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, ऐसे आ रहा है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे प्रेशर हो जा रहा है मेरे को, या फिर जो भी समझ लो कि ग्रामर मेरा स्ट्रांग नहीं है। बोल रहा हूँ मेरा ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, जो मेरी कमजोरी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें गलती नहीं करनी है। मैंने ये सब एनालिसिस इसलिए किया क्योंकि आप फिर से चीज़ों को मत करो। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से पढ़ना है। इस साल मैं अप्लाई किया हूँ, मैंने इस साल अप्लाई किया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, हर बार वही रिपीट कर रहा था। इस बार थोड़ा सा अच्छा किया हूँ, नहीं पता क्या नंबर आएगा, वो तो भगवान मालिक है, अभी दिख जाएगा कुछ 10 दिन बाद। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट क्लास होगा मेगा क्लास, उसमें ये बताया जाएगा कि पुराने क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे और किस किस टॉपिक से आए हुए थे। ठीक है, वो बघेल वाला PDF है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। किसी कोई डाउट है तो पूछ लेना।